गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? बिल्कुल एसआरके आपके सामने खुद बनाया है। एक ऐसी कंपनी जिसमें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का या फिर जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का मिक्सचर है ना, शेयर होल्डिंग है, तो वो क्या कहलाई जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। अब दूसरा मुद्दा आता है, सर कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है, कितना स्टेट गवर्नमेंट को लेना है, कितना मिला के लेना है, राइट? तो भैया गवर्नमेंट कंपनी कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर दोनों ने मिलकर किसी भी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा 51% और मोर शेयर होल्डिंग ले रखी है, ठीक है ना, 51% और मोर शेयर होल्डिंग ले रखी है, तो ये अंकुर लिमिटेड चरित्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सेम कॉन्सेप्ट, पापा का करेक्टर क्या है, पापा का अस्तित्व क्या है? गवर्नमेंट। और पापा ने 51% या उससे ज्यादा 60, 70, 80, 90, 100 किसके शेयर ले रखे हैं? किसकी कैपिटल ले रखे? पेड अप कैपिटल अंकुर लिमिटेड की। तो अंकुर लिमिटेड ऑटोमेटिकली क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। सर बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, कोई टेंशन नहीं है। देखो यही बात लिखी है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन, क्या चांद तारे लगाएंगे, खतरा बनाएंगे, नॉट लेस देन मतलब कम से कम 51। कैसे लिख सकते हो सर? 51% और मोर, ठीक है ना। किसकी? पेड अप कैपिटल, ऑब्वियसली बात है ना। किसके द्वारा हेल्ड है, किसने ले रखी है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखी है कि नहीं बात? स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यानी कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखी है, तो गोवा स्टेट गवर्नमेंट ने भी ले रखी है उस कंपनी में होल्डिंग, राइट? या कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है और पार्टली हिस्सा किसने ले रखा है? स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखा है। तो क्या होगा? एंड द सेक्शन इंक्लूड्स द कंपनी, ध्यान समझना, ये सेक्शन यानी गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन इंक्लूड क्या करता है? कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी है ना, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, उस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी होगी, उस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी होगी, समझ में आ रहा है बात? सब्सिडरी कंपनी कब बनती है? जब 50% से ज्यादा शेयर ले लेते हैं। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी होगी, सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। सब्सिडरी कंपनी इज ऑल्सो इक्वल टू गवर्नमेंट कंपनी। जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी होल्डिंग की सब्सिडरी होती है, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी होल्डिंग की सब्सिडरी होती है। ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाई जाएगी। समझते हैं और इसको डिटेल में ध्यान से देखिए भाइयों बहनों, पहले कॉन्सेप्ट समझिए जो आपके घुटनों तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे ये वाला बताओ, केस 1, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सुनना बहुत ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हैं 50.2, सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हैं 50.2 शेयर होल्डिंग इन नटखट लिमिटेड। बताओ, नटखट लिमिटेड के इतने शेयर होल्ड कर रखे हैं 50.2, 50 से ज्यादा है। क्या नटखट लिमिटेड इज गवर्नमेंट कंपनी? सवाल पे ध्यान दे, क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है? राइट? सर नलायको, क्या लिखा है लॉ में? होश में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? क्या लिखा है लॉ में? पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 51%। तो यहां क्या 51 है? यहां क्या 51 है? नहीं ना। अगर 51 नहीं है, उससे कम है, तो
तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनेगी। आंसर क्या लिखोगे नलायको, आंसर क्या लिखोगे? नटखट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। बात क्लियर हो चुकी होगी। इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो बिना समय गवाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हैं पेड अप शेयर कैपिटल 51% ऑफ कुटकुट लिमिटेड। 51%, एग्जैक्टली 51%। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी होगी या नहीं होगी? जी हां भाई और बहनों, जी हां, लगा लो कांटे, ऐसा नहीं कहेंगे, समझ गए? कुटकुट लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके 51%। लॉ में भी क्या लिखा है? लॉ में भी क्या लिखा है? नॉट लेस देन 51, यानी कि कम से कम 51% तो होल्ड करने हैं, 51 से ज्यादा कर सकते हो। यानी कि कुटकुट क्या होगी? गवर्नमेंट कंपनी होगी। अगर मैं 51 को काटकर कितने लिख दूं? 51 को काटकर 55% लिख दूं तो भी कुटकुट क्या हो गई? गवर्नमेंट कंपनी हो गई। 55 की जगह 60, 70, 80, 90, 99, 100 भी लिख दूं तो भी कुटकुट लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। आई होप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगली बात देखिए नलायकों, अगली बात देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल आपकी नजरों के सामने है। इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे अगला कॉन्सेप्ट भी। एनटीपीसी, आईओसी और सेल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीनों की तीनों गवर्नमेंट कंपनी क्यों है? क्योंकि एनटीपीसी सबसे खतरनाक और सबसे मजेदार मुझे एनटीपीसी लगती है। किनारे पे गवर्नमेंट कंपनी बना रखी है, बिल्कुल किनारे, सागर किनारे, दिल ये पुकारे, बिल्कुल वैसे ही, राइट। गवर्नमेंट का पता कितना शेयर है? 51.02 और ये शेयर पहले था 53 पॉइंट समथिंग। 2, सवा 2 या 3% के आसपास एनटीपीसी ने बेच दिया अपना शेयर 2020 में, ईयर 2020 में बेच दिया। और कहां पहुंचा दिया अपने आपको? 51.02। किनारे पे गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी हो गई एनटीपीसी। आईओसी के गवर्नमेंट के पास कितने? 57%, तो आईओसी भी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तो कमाल ही कर रखा है, 85.82% गवर्नमेंट के पास है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी, सेल भी क्या कहलाई गई? गवर्नमेंट कंपनी कहलाई गई। लेकिन मुद्दे की बात है उसके आगे, ध्यान से पढ़ें, सुनना बहुत ध्यान से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी ने 50.7%, बहुत ध्यान से समझे इस बात को, 50.7% होल्ड कर रखे हैं, है ना। इक्विटी शेयर कह दो या टोटल शेयर कैपिटल में से 50.7% होल्ड कर रखे हैं अंकुर लिमिटेड के। अंकुर लिमिटेड, सबसे पहला सवाल, क्या अंकुर लिमिटेड सब्सिडरी है या नहीं है? अंकुर लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सोच के समझ के जवाब देंगे, गलती मत कर देना वरना दिल टूट जाएगा मेरा। क्वेश्चन समझ गए? क्या अंकुर लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है या नहीं है? मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा, सब्सिडरी की बात कर रहा हूं। पहले सब्सिडरी है या नहीं है? जी हां भाई और बहनों, सब्सिडरी है। सब्सिडरी के लिए कितनी परसेंटेज है? सब्सिडरी के लिए कितनी परसेंटेज है सर? सब्सिडरी के लिए परसेंटेज होती है मोर देन 50%। और गवर्नमेंट कंपनी के लिए कितनी परसेंटेज है? गवर्नमेंट कंपनी के लिए परसेंटेज है 51% एटलीस्ट और मोर, राइट। तो सब्सिडरी के लिए आपके पास 50% से ज्यादा शेयर है तो आप सब्सिडरी, है ना, बन जाएंगी। और गवर्नमेंट कंपनी के लिए 51% की अगर होल्डिंग है उसके बाद ही आप गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएंगी। तो इसका मतलब अंकुर लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ सेल। यस, जी हां, रीजन आपको पता ही है, एज सेल होल्ड मोर देन 50% ऑफ अंकुर लिमिटेड। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, ध्यान से सुनना, दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अंकुर लिमिटेड इज गवर्नमेंट कंपनी? ये है सबसे बड़ा सवाल। सोचकर समझकर बहुत ही दिमाग लगाकर जवाब देना है। क्या अंकुर लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी बनेगी नहीं बनेगी? सब्सिडरी कंपनी बन गई,
है ना, सब्सिडरी कंपनी बन गई इस कॉन्सेप्ट से। ये तो समझ में आती है बात। क्या अंकुर लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी बनेगी नहीं बनेगी? सर बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो कितना शेयर होना चाहिए? सर गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो शेयर 51 या उससे ज्यादा होना चाहिए। यहां तो 51 है ही नहीं, ना 51 से ज्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट कंपनी बनेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो 51 या उससे ज्यादा होने चाहिए। नलायको बनेगी, 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 100% बनेगी। क्यों? ये बात लिखी है देखो, जो मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं। दिस सेक्शन इंक्लूड कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी होगी, वो सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। समझ में आया इस लाइन का मतलब? तो यही बात तो यहां है, राइट। गवर्नमेंट कंपनी क्यों है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने सेल के मोर देन 51% शेयर ले रखे हैं। तो मोर देन 51% शेयर ले रखे, तो सेल क्या हो गई? गवर्नमेंट कंपनी हो गई। तो गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है, वो कंपनी भी क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। यानी अंकुर लिमिटेड इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि अंकुर लिमिटेड के दो अस्तित्व हुए, अंकुर लिमिटेड के दो अस्तित्व हुए दोस्तों, दो अस्तित्व। पहला क्या? अंकुर लिमिटेड इज सब्सिडरी, अंकुर लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। अंकुर लिमिटेड इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी अंकुर लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी भी है। समझ गए कॉन्सेप्ट? बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। यानी अंकुर लिमिटेड जो है वो कंपनी एक है, अस्तित्व इसके है ना दो बनते हैं। कि पहला, अंकुर लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है ना, सब्सिडरी कंपनी है, 50% ज्यादा होल्डिंग है। और क्योंकि वो सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की, इसलिए अंकुर लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी भी कहलाई जाएगी। यानी एक कंपनी जिसके ऊपर दो सेक्शन लग गए, सब्सिडरी कंपनी एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी। मजा आ गया सर? बिल्कुल जानदार तरीके से, राइट। तो देखते हैं, यही बात लिखी है, ठीक है। तो बस आपको क्या याद रखना है? बच्चों वाली बातें याद रखनी है। अब तो बच्चों वाली बातें, ये रहा एटलीस्ट, क्या लिखा है? एटलीस्ट 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, या स्टेट गवर्नमेंट ले ले, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ले ले। आई होप दो सेक्शन का मर्जर, यानी दो सेक्शन को एक साथ पढ़ने का यही मजा है। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन और सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन हमने एक साथ पढ़ा, और गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से खत्म किया, राइट। अगली कंपनी, ठीक है जी, अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे भाई और बहनों, ध्यान से। अगली कंपनी आती है एसोसिएट कंपनी। सर एसोसिएट कंपनी बहुत ही टुच्चा मुच्चा सा कॉन्सेप्ट है, टेंशन लेनी ही नहीं है, सुनना ध्यान से, राइट। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? सिंपल सी बात, अगर किसी कंपनी का, ठीक है ना, मान लो ये एक्स लिमिटेड है, अगर किसी कंपनी का है ना इन्फ्लुएंस है, ऐसा लॉ में लिखा है ना, ये बताऊंगा क्या चक्कर है। अगर किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के ऊपर, ठीक है ना, मान लो ए लिमिटेड के ऊपर, अंकुर लिमिटेड के ऊपर इन्फ्लुएंस है। सर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही। हम समझ गए प्रभाव है ना, असर है, लेकिन वो असर डिफाइन कैसे होगा? असर को जज साहब ने डिफाइन किया, अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के एटलीस्ट 20% होल्डिंग ले रखी है, तो बताओ 20% ले रखी है, 25% ले रखी है, 30% ले रखी है, ठीक है ना, यानी मिनिमम एटलीस्ट, मैं क्या लिख रहा हूं? एटलीस्ट, है ना, 20% या 20% से ज्यादा अगर होल्डिंग ले रखी है, तो बताओ क्या ये सब्सिडरी, क्या अंकुर लिमिटेड सब्सिडरी बनी? सर सब्सिडरी तो बनी नहीं, क्योंकि सब्सिडरी के लिए तो 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो भैया इसको माना गया कि 20% होना सब्सिडरी तो नहीं है, पर इन्फ्लुएंस हो चुका है, ठीक है ना। इसकी वजह से अंकुर लिमिटेड को क्या नाम दिया गया? एसोसिएट कंपनी। क्या नाम दिया गया? एसोसिएट कंपनी। तो अंकुर लिमिटेड इज एंड एक्स लिमिटेड इज बोथ आर एसोसिएट, तो इसलिए क्या नाम दिया गया? एसोसिएट कंपनी,
सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। यानी कि अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी की 20% से ज्यादा होल्डिंग ले रखी है, या 20% भी ले रखी है, या उससे ज्यादा ले रखी है, तो वो क्या बन जाएगी? एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। जैसी वो होल्डिंग 50 से पार चली जाएगी, जैसी वो होल्डिंग 50 से पार चली जाएगी, तो वो एसोसिएट के साथ साथ क्या मान ली जाती है? एसोसिएट के साथ साथ क्या मान ली जाती है? सब्सिडरी कंपनी भी मान ली जाती है। सिंपल, खेल खत्म, पैसे हजम। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस। अदर कंपनी कौन? एक्स लिमिटेड। ठीक है जी, एक्स लिमिटेड का बहुत सही जबरदस्त इन्फ्लुएंस है, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है, समझ चुके हो आप? ठीक है ना, राइट। ऑफ अ कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी, है कि नहीं बात? तो जॉइंट वेंचर कंपनी भी इसमें आ जाती है। अब बात आती है मुद्दे की। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 20%, सिंपल है ना, ऑफ टोटल वोटिंग पावर, यानी कि वही इक्विटी कैपिटल कह दो। और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन बिजनेस डिसीजन इन एनी एग्रीमेंट, या फिर अपने बिजनेस के डिसीजन में आप 20% इन्फ्लुएंस रखते हो, है ना। जॉइंट वेंचर मींस जॉइंट एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट्स टू द नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट, यानी कि जिनका असेट्स पर, कंपनी के असेट्स पर जॉइंट कंट्रोल होता है कि नहीं बात? तो उसे क्या बोल देता है? जॉइंट वेंचर। टोटल शेयर कैपिटल, है ना, बात यहां खत्म हो जाती है। ठीक है जी बात। अब बात आती है टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? टोटल शेयर कैपिटल जो आपने होल्डिंग सब्सिडरी के कॉन्सेप्ट में भी देखा और टोटल शेयर कैपिटल यहां पर भी देखा, तो टोटल शेयर कैपिटल का मतलब होता है, एक तो आपको पता ही है हर जगह शेयर कैपिटल तो पेड अप ही होगी। पेड अप इक्विटी, हाँ सर समझ में आ गई बात, पेड अप इक्विटी। और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, आप जानते ही हैं कन्वर्टेबल जो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे वो प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट। एक छोटी मोटी सी बात है, आप इग्नोर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स क्लैरिफाइड दैट शेयर्स हेल्ड बाय कंपनी इन अनदर कंपनी इन अ फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी मतलब भरोसे की कैपेसिटी के लिए ले रखे हैं, शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी। यानी किसी कंपनी ने बस भरोसे के ऊपर शेयर ले रखे हैं, भाई ये कंपनी पे मैं भरोसा करता हूं, मेरे जानने वाली कंपनी है, तो मैंने उस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, और वो खुद को कहता है कि मैं फिड्यूशियरी रिलेशन पे ले रहा हूं, तो फिर वो एसोसिएट कंपनी के दर्जे पर नहीं मानी जाएगी, है ना। कोई खास पॉइंट नहीं है, आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी, राइट। यानी कि हमने एसोसिएट कंपनी पढ़ ली, राइट, प्राइवेट कंपनी भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आती है लिस्टेड कंपनी। ठीक है जी, कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। कोई बताने वाली बात नहीं है, जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, मेनली दो चलते हैं हमारे देश में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो भी कंपनी इन एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उन्हें हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। अगर जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए बताऊं तो हमारे देश में अप्रोक्सीमेट 15 लाख कंपनीज है। ठीक है, अप्रोक्स 15 लाख, जिसमें से अप्रोक्स 5,000 ही शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं, राइट। तो ये 5,000 क्या कहलाएगी? 5,000 कहलाएगी लिस्टेड कंपनी। और जो बाकी कंपनी बच गई, 15 लाख में से 5,000 घटा दो, जो बाकी कंपनी बच गई वो क्या कहलाएगी? अनलिस्टेड कंपनी। तो ये लिखा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है ना। कंपनी विच हैज एनी ऑफ सिक्योरिटी, मतलब समझ गए ना, सिक्योरिटी शेयर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सेम मीनिंग लिखा है सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 1956 में। ठीक है ना, राइट। तो सिक्योरिटी का मतलब उसमें लिखा है, तो मतलब शेयर और डिवेंचर की ही बात कर रहे हैं। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी? मींस कंपनी अदर देन लिस्टेड, जो लिस्ट ना हो। ठीक है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है वो क्या हो गई? अनलिस्टेड कंपनी हो गई। आई होप बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है। सर आगे चलते हैं, है ना। सारी कंपनी लगभग हो चुकी है, गवर्नमेंट कंपनी सर हो चुकी है। अब आती है फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी, है ना, फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो फॉरेन बन जाती है। फॉरेन है कि नहीं बात? नलायको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 लाइन का।
फॉरेन कंपनी जैसे कि आप जानते हैं एप्पल आईएनसी, सेब बनाने वाली कंपनी, ठीक है, समझ गए, सबसंग, सैमसंग, राइट, ये ऐसी कंपनी है जो बाहर, जिनका जन्म, जिनका अस्तित्व, जिनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर मिलता है, बस वो इंडिया में बिजनेस करने आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मोबाइल बिकते हैं एमआई के, राइट, तो वो चाइनीज कंपनी होगी लेकिन उनका सेटअप इंडिया में है, बिजनेस करने का प्लेस इंडिया में है, तो वो क्या कहलाई जाएगी, फॉरेन कंपनी कहलाई जाएगी। और एक राज की बात मैं आपको बताता हूं, राइट, जो आपको शायद पता नहीं होगी, जो भी फॉरेन कंपनी है उसे पहचानोगे कैसे, मतलब मैं कैसे पहचानूंगा कि ये इंडिया की है या बाहर की है, ठीक है, समझ में ना बात। क्योंकि जब एप्पल इंडिया में आएगी तो जब वो काम करेगी एज ए कंपनी तो उसे अपने नाम के आगे लिखना पड़ेगा क्या, लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा। एमआई इंडिया में काम करे तो उसके नाम के आगे लिमिटेड लगाना पड़ेगा। सैमसंग को भी क्या लगाना पड़ेगा, लिमिटेड। रिलायंस भी क्या लगा रहा है, लिमिटेड। टाटा भी क्या लगा रहा है, लिमिटेड। तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं, पहचानूं कैसे, ठीक है ना। एक कंपनी जिसको मैं जानता नहीं, ठीक है, एलेक्सा, उसने भी इंडिया में लिमिटेड लगा दिया, ठीक है ना, तो मैं कैसे पहचानूं एलेक्सा जो है वो इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। तो नलायकों सुनो ध्यान से राज की बात, जो भी कंपनी फॉरेन में जन्म लेगी और इंडिया में ऑपरेट करेगी, उसे अपने नाम के आगे इंडिया वर्ड लगाना बहुत ही अनिवार्य है। यानी कि जब एप्पल इंडिया में आके ऑपरेट करेगा तो उसको लिखना पड़ेगा एप्पल इंडिया लिमिटेड। सैमसंग जब इंडिया में आएगा तो सैमसंग को लिखना पड़ेगा सैमसंग इंडिया लिमिटेड। यानी कि जो कंपनी फॉरेन में जन्म लेती है और बाद में इंडिया में आके बिजनेस शुरू कर देती है, उनको कहा गया भाई साहब आप अपने नाम के आगे इंडिया लगाओगे ताकि आसानी से पहचान हो सके। इंडिया लगाए तो उसका मतलब ये विदेशी कंपनी है, समझ गए बात। तो ये थी बहुत ही ज्यादा ज्ञान की बात जो आज आपको पता लगी। अब मुद्दे पे आते हैं। इट मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। बात खत्म, सिंपल सी बात। जो बनी है इनकॉर्पोरेट, जन्म हुआ है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये इसको हाईलाइट करेंगे, जिसमें क्या हुआ है, प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने का जो प्लेस है वो कहां है, इंडिया में है। कैसे, या तो खुद आके बिजनेस कर रहे हैं या कोई एजेंट छोड़ रखा है हमारे पीछे, ठीक है ना, फिजिकली फैक्ट्री ऑफिस खोल रखा है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड समझिए ना, वेबसाइट वगैरह से, जैसे कि सर alibaba.com, ठीक है ना, वेबसाइट के थ्रू बिजनेस करती है। कंडक्ट एनी एक्टिविटी इन इंडिया एनी अदर मैनर, या फिर जो ऊपर लिखा है उससे किसी भी अदर मैनर में आप इंडिया में एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप फॉरेन कंपनी ही कहलाए जाएंगे। सर जैसे टेलीफोन के थ्रू, मुझे फॉरेन से कुछ सामान मंगाना था, मुझे पसंद आया जी, मेरे को टेलीफोन नंबर मिल गया, मैंने टेलीफोन से मंगा लिया, राइट। सोशल मीडिया से ऑर्डर दे दिया आपने, मान लो फेसबुक पे बात पसंद आ गई, फेसबुक पे रिश्ता कर लिया आपने, ठीक है, तो आपने उसके थ्रू ऑर्डर दे दिया फेसबुक मैसेंजर के थ्रू, राइट। तो मतलब किसी भी तरीके से, सिंपल सी बात, किसी भी तरीके से आप इंडिया में अपने बिजनेस को चला रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो भैया आपका इनकॉर्पोरेशन बाहर हुआ है, लेन देन इंडिया में चल रहा है, आप क्या कहलाए जाएंगे, फॉरेन कंपनी कहलाए जाएंगे। तो फॉरेन का मतलब नलायकों में समझना, फॉरेन जल्दी, यानी कि विदेशी कंपनी कहलाए जाएंगे। ऐसा समझ में आ गई बात, राइट। ये हम पढ़ चुके थे सेक्शन 8, तो बहुत ही मजेदार था। अब आते हैं कुछ आखिरी कंपनीज की तरफ। डोरमेंट कंपनी, समझो ध्यान से। डोरमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, डोरमेंट यानी कि स्लीपिंग, जैसे डोरमेंट पार्टनर था ऐसे ही स्लीपिंग कंपनी, डोरमेंट कंपनी, राइट। अब देखो कई बार पता क्या होता है, कई बार ये होता है जैसे भैया किसी की शादी हुई, ठीक है ना, फिर बेबी होने वाला है, तो बेबी अभी हुआ नहीं है, पर आपने देखा होगा आस पड़ोस में दीदी भैया नाम पहले से सोचना शुरू कर देते हैं। लड़का हुआ तो इसका नाम ये रखेंगे, ठीक है ना, राइट। लड़की हुई तो उसका नाम ये रखेंगे राजकुमारी, लड़का हुआ राजा, रानी तुम्हें राजा, है ना, राइट। नाम पहले से सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी जिसका नाम सोचा जा रहा है वो अस्तित्व में आया नहीं है, उसका जन्म हुआ ही नहीं है, सिर्फ नाम पहले से डिसाइड कर लिया कि लड़का हुआ तो ये, लड़की हुई तो ये। ऐसे ही कंपनी में होता है। आपने सोचा सर
सर आज से 5 साल के बाद सक्सेसफुल होने के बाद मैं भी अपनी एक कंपनी खड़ी करूंगा, अपनी कंपनी बनाऊंगा, और उसका नाम आपने अभी डिसाइड कर लिया कि भैया ये नाम रखूंगा, ये नाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, फेवरेट नेम है मेरा, ठीक है, तो आपने उसका नाम रख लिया स्टार, है ना, लिमिटेड, राइट, चांद तारे लिमिटेड। इस तरीके से आपने कोई भी नाम सोच लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि भैया चांद तारे लिमिटेड रखूंगा, 5 साल के अंदर किसी को ये नाम पसंद आ गया तो पता लगा जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचा 5 साल के बाद, तो रजिस्ट्रार ने मुझसे क्या बोला, खैर आजकल तो हम कंप्यूटर से ही देख लेते हैं, तो वहां से नोटिफिकेशन आ गया चांद तारे लिमिटेड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मुझे बहुत दुख होगा, यार ये क्या हो गया, चांद तारे, मैंने सोचा किसी और ने नाम ले लिया। तो पता क्या करूंगा मैं क्यों ना अपने नाम को चांद तारे लिमिटेड को बुक कर देता हूं। तो मैंने अपना नाम पहले ही सोच लिया, रख लिया, और उसे आरओसी में जाके बुक करा देता हूं कि भैया इस नाम से मैं कंपनी, है ना, खोलूंगा, राइट। बाद में जाके तो एक काम करते हैं, नाम को बुक कर दो और कंपनी अभी बना दो, लेकिन मैं कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, मुझसे पैसे ले लो जितने चाहिए कंपनी को बनाने के, बस ट्रांजैक्शन कोई नहीं करूंगा, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन मैं करने वाला नहीं हूं, बस नाम मेरा सेव रहेगा। तो ऐसी कंपनी जो कोई काम नहीं करती, है ना, कोई लेन देन नहीं करती, सिर्फ नाम से जिंदा चल रही है और कुछ नहीं कर रही, तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है डोरमेंट कंपनी। क्या बोला जाता है सर? डोरमेंट कंपनी। मजा आ गया, समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है? तो बस यही सिंपल सी बात है। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, कंपनी बना दी गई है, रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, ठीक है ना, फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। फ्यूचर प्रोजेक्ट आपका कब आएगा सर? 5 साल बाद आएगा। चांद तारे लिमिटेड 5 साल के बाद काम करना शुरू करेगी, ठीक है ना। या फिर होल्ड असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड हैज नो सिग्निफिकेंट, सबसे खतरनाक बात, सबसे डेंजर बात, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपने नहीं करी है। सच कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार सच ए मैनर एज मे प्रिस्क्राइब फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस। आप चिट्ठी लिख देना रजिस्ट्रार को कि भैया मुझे किसका स्टेटस दे दो, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है जी। सर समझ चुके हैं। अब एक जो वर्ड आया सिग्निफिकेंस, नो सिग्निफिकेंस में सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, पहले वो समझते हैं। सर ये सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जिसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलेंगे, है ना। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांजैक्शन अदर देन, इनको छोड़कर, राइट, इन चारों को छोड़कर आप कुछ भी काम करेंगे वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। यानी इसको छोड़ दो, है ना, इसके अलावा, राइट, जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, ठीक है जी बात। इनके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन, इनके अलावा कोई भी लेन देन अकाउंटिंग लेन देन माना जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी बात। आप क्या कर सकते हैं? आप ये काम कर सकते हैं, इन्हें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। और ऑब्वियसली बात है भाई, एक बात बताओ, अगर मुझे डोरमेंट कंपनी बनानी है, ठीक है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, राइट, मुझे रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, समझ रहे हो बात को, और भैया अगर मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन की फीस देनी पड़ेगी। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन की फीस दे रहा हूं, अगर मैं रजिस्ट्रेशन की फीस दे रहा हूं और कानून मुझसे ये बोलते रजिस्ट्रेशन की फीस देना, तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो गई। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो गई तो फिर डोरमेंट कंपनी बन ही नहीं सकती, क्योंकि डोरमेंट कंपनी तो वो कंपनी होती है जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती। समझ ना बात घुटनों तक जा रही है ना। तो डोरमेंट कंपनी तो वो कंपनी होती है जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करती ही नहीं। तो अगर मैं रजिस्ट्रार को फीस देना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मान लूंगा तो मुझे डोरमेंट कंपनी का दर्जा मिलेगा ही नहीं। इसलिए भाई साहब कानून बनाने वालों ने क्या कहा? कानून बनाने वालों का अगर आप फीस देंगे ना रजिस्ट्रार को तो हम उसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, है कि नहीं बात। या फिर अगर आप कोई भी पेमेंट दे रहे हैं जिससे इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना जरूरी है या किसी अदर लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करना जरूरी है कि नहीं बात। तो कंपनी लॉ के अंदर अगर आप कोई फीस दे रहे हैं या कोई और पेमेंट दे रहे हैं, मान लो कंपनी लॉ की कोई पेनल्टी, है कि नहीं बात, कंपनी लॉ का कोई इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हैं या किसी और लॉ के तहत आपको वो पैसे देने पड़ रहे हैं जो जरूरी है, तो आप किसको पैसा दे रहे हैं? सरकार को पैसा दे रहे हैं, कानून को पैसा दे रहे हैं,
डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंपनी लॉ के डिपार्टमेंट को पैसा दे रहे हैं, तो फिर उसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन थोड़ी मान लोगे? वो तो कानून को पूरा करने के लिए जरूरी है। तो अगर आपने उसे भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मान लिया तो मैं गवर्नमेंट कंपनी बन नहीं पाऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो वो होगी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करेगी। तो जज साहब ने क्या बोला, भाई साहब ये भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं डालेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर किसी भी कंपनी को अगर बनना है, फॉर्म होना है, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है भैया? शेयर तो इश्यू करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। सोलोमन ने क्या किया था? सोलोमन ने भी फॉर्मेलिटी के लिए अपने बीवी बच्चों को, 7 मेंबर को इकट्ठा करने के लिए एक शेयर तो दिया था। तो कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए शेयर तो इश्यू करने ही पड़ेंगे। तो अगर मैं शेयर इश्यू करना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मान लूंगा तो डोरमेंट कंपनी बन ही नहीं पाएगी। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने बोला शेयर का अलॉटमेंट करना, शेयर का इश्यू करना भी हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, बस। और आखिरी, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड। अब भैया कंपनी तो मुझे 5 साल के बाद चलानी है, ठीक है, और जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा? सबसे मेन चीज, एड्रेस, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। भाई साहब कंपनी तो खुल गई आपकी, ऑपरेट कहां से कर रहे हो? अब ये थोड़ी लिखा हो गया वहां, भैया कंपनी का एड्रेस है काली घाटी के पीछे, कब्रिस्तान के आगे, 2 गज जमीन के अंदर। ये थोड़ी दिया हो गया एड्रेस, तो प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा। अब जो प्रॉपर एड्रेस दोगे उसका किराया देना पड़ेगा। अगर रेंट पे लिया है, रेंट पे नहीं है, खुद ले रहे हो, खरीद रहे हो, तो भैया खरीदने के लिए पेमेंट देनी पड़ेगी, है कि नहीं बात? ऑफिस खरीदने के लिए। और क्योंकि वहां पर ऑफिस खोल रखा है आपने, तो भैया हो सकता है एक आध बल्ब भी लगा लिया हो, ठीक है ना, तो उसका बिजली का बिल भी देना पड़ेगा। तो अगर मैं ऑफिस का रेंट पे कर रहा हूं, बिजली का बिल पे कर रहा हूं, इसे अगर मैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मान लूंगा तो डोरमेंट कंपनी खुल ही नहीं पाएगी, क्योंकि डोरमेंट कंपनी के लिए तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होनी ही नहीं चाहिए। तो जज साहब ने क्या बोला, भाई साहब आप ये भी मान लो, अगर आपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए कोई भी पेमेंट दी है, ठीक है ना, या रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के लिए, उस साल कोई भी रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई भी पेमेंट दिया, तो हम उसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। आई होप बात आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो देखो ये बात लिखिए, इनएक्टिव कंपनी, क्या लिखा है? इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच हैज बीन नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस और ऑपरेशन, यानी आप कोई बिजनेस करते ही नहीं, ऑपरेशन मतलब कोई लेन देन नहीं कर रहे, यानी कि मुद्दे की बात, नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि आप उसमें कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आप उस कंपनी की कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ही नहीं कर रहे, यानी कि पीएनएल बैलेंस शीट, ठीक है ना, आप आरओसी को दे ही नहीं रहे, या फिर जो रिटर्न जाती है, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न आपने सुनी होगी ना, हाँ भाई इनकम टैक्स की रिटर्न जानी है पापा की, ऐसे ही कंपनी लॉ की भी रिटर्न होती है, उसे बोलते हैं एनुअल रिटर्न ऑफ कंपनी लॉ, और आप कोई कंपनी लॉ की रिटर्न भी नहीं दे रहे हो पिछले 2 साल से, तो फिर आपको क्या कहलाया जाएगा? इनएक्टिव कंपनी कहलाया जाएगा। आई होप बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि कोई भी कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए जिसका जन्म दिया गया है, या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी है, जैसे कि इनएक्टिव कंपनी क्या हुई, ये मीनिंग हुआ इनएक्टिव कंपनी का, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट वाली कंपनी या इनएक्टिव कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाके डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती हैं। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये कंपनी जो मैं यहां से लेकर यहां तक मार्क कर रहा हूं, या फिर इनएक्टिव कंपनी जो ये हमने पढ़ी, वो रजिस्ट्रार के पास जाकर क्या ले लेंगे? डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेंगे। बात बिल्कुल अच्छे से घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। अगली बात करते हैं सर, अगली बात, ठीक है ना, अगली बात देखो ध्यान से, पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं जिसमें कोई टेंशन ही नहीं है, फिर आपको एक मजेदार चीज बताऊंगा। पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भैया पीएफआई कौन होते हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं, है ना, बहुत ही टुच्ची मुच्ची बात है, जो सिक्योरिटीज में लेन देन करते हैं, ठीक है ना, राइट, एडवांस देना, लोन देना, ये वाले काम करते हैं, या फॉरेन एक्सचेंज के काम करते हैं। ऐसी
जो कंपनीज होती हैं जो इन सब कामों में इन्वॉल्व रहती हैं उन्हें बोलते हैं पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फायदा क्या है? वो कंपनी के स्टेटस का फायदा उठा सकते हैं, कंपनी के प्रिविलेजेस जो भी होते हैं उनका फायदा उठाया जा सकता है। तो हमारे देश में कौन सी पीएफआई है? बस आपको याद रखना है, बस GKPL, घोट के पी लेने हैं, सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है ना। पीएफआई पहली LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे हम क्या बोलेंगे? पीएफआई। IDFC, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स में भी आपने बहुत तरीके से पढ़ा होगा। UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको किसने नोटिफाई कर रखा है? नोटिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना वो। और इंस्टीट्यूशन में भी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI, या फिर RBI से कंसल्ट करके किसी इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई कर दिया गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पीएफआई। यानी कि वो कंपनी जिनके काम किसके होते हैं? कुछ कुछ किसकी तरह होते हैं? कुछ कुछ होते हैं बैंक्स की तरह, ठीक है ना। तो पीएफआई कंपनी, अगर कोई तुमसे पूछे सर पीएफआई कंपनी क्या काम कर सकती है, तो बहुत सिंपल सी बात है, पीएफआई कंपनी जो होगी वो बैंकिंग जैसा काम कर सकती है, समझ गए ना, बैंक जो काम करता है। इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस कंपनी जैसा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, इस तरह काम आप कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज समझ रहे हो ना, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना, रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना, इस तरह के काम अगर कोई कंपनी करना चाहे तो उसमें क्या बोलते हैं? पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आई होप बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। बस 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 जितनी भी आपने ऊपर पीएफआई कंपनीज देखी उनके लिए बस एक ही बात ध्यान रखना, एस्टेब्लिश और कंस्टिट्यूटेड बाय किसके द्वारा बनाई जाएगी? सेंट्रल और स्टेट एक्ट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट है या फिर कोई स्टेट के अपने एक्ट है, जैसे यूपी स्टेट, वो बनाएगी। और सबसे मजेदार बात, 51% पेड अप कैपिटल किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों के मिलके, पार्शली बाय सेंट्रल पार्शली बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या बात समझ में आ चुकी है? सर पीएफआई जितने भी होते हैं आर ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है जी। बात क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। इन दो बातों का ध्यान रखना है बस। पहली बात तो ये, ठीक है, नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाइड एस पीएफआई, पीएफआई नहीं बन पाएगी जब तक कि उसका जन्म कहां हुआ हो? स्टेट एक्ट में या सेंट्रल एक्ट में हो, अदर देन दिस कंपनी एक्ट या प्रीवियस कंपनी एक्ट, यानी कि उसका जन्म कंपनी एक्ट में नहीं, स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंगली लिया हो। सर बात हम समझ चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात, नॉट लेस देन 51%, यानी कि ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पार्टली, है ना। ये कोई बात है कहने वाली, राइट। तो आप बात समझ चुके हैं। आई होप बात आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके समझ में आ चुकी है। टेंटन, ठीक है जी। बात तो आखिरी बात करते हैं, बहुत ही मजेदार आखिरी बात, फिर खेल खत्म, पैसे हजम। क्या लिखा है देखो, निधि कंपनी। अब आपको बताता हूं ये निधि कंपनी क्या है। एक्चुअली में हमारे देश में क्या होता है, कुछ कंपनी क्या करती हैं, फ्रॉड करके भाग जाती हैं। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड पता कैसे करती हैं? चिट फंड, यानी कि आपके आसपास या मम्मी या पापा भी ऐसा कर लेते होंगे, कमेटी डालना। सुना है कभी? यार कमेटी डालिए मैंने, कमेटी सुना तो है। तो कमेटी में होता क्या है? कमेटी में पता क्या होता है? बहुत फ्रॉड होते हैं। कैसे भैया? ये एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे में पता क्या करते हैं? सब लोग पैसे डालते हैं। मान लो हम 10 जने हैं 10 जनों ने क्या किया? 10 जनों ने मिलके 100 रुपए डाले, और गल्ले में कितने हो गए? गल्ले में हो गए 1000 रुपए। समझ लो बात को, ठीक है। अब जैसे 1000 रुपए हुए, फिर पर्ची उछाली जाएगी, पर्ची, राइट। इन सब में 1000 रुपए में हम क्या डालेंगे भैया? देखो पर्ची डालेंगे करके, पर्ची, इसमें 10 जनों की पर्ची है, सबके नाम लिखे हैं इस पर्ची में, ठीक है जी बात, राइट। फिर हम पर्ची उठा लेंगे, उठा लेंगे, और एक की पर्ची मैंने उठाई, इसमें नाम आया अंकुर अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल का नाम आया इसमें। यानी जितने भी पैसे हैं
अब ये अंकुर अग्रवाल को मिल जाएंगे, निकाल लो भैया निकाल लो सर, आपके हो गए, पहली पर्ची आपकी निकली, इस महीने का पैसा आपका। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे पैसे अपने ले जाऊंगा, चाहे ये 1000 रुपए हो चाहे ये लाख रुपए हो, भैया मैं अपने घर ले गया पैसे, बात खत्म। ठीक है जी। फिर अगला महीना आया, अगला महीना, अगले महीने में फिर से गुल्लक आई। ठीक है, गुल्लक में फिर से उन 10 जनों ने 100 रुपए डाले, 1000 रुपए अंदर गए, उसमें मैं भी होऊंगा भैया, थोड़ी मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा, मैं भी होऊंगा। फिर से पर्ची डलेगी, फिर से पर्चियां डलेंगी और फिर से नाम आएगा, फिर से नाम आया मुन्ना का, भैया मुन्ना का नाम आया, अब ये सारे के सारे पैसे किसके हो जाएंगे, मुन्ना के हो जाएंगे। ठीक है ना। इससे फायदा क्या होता है सर, इससे फायदा क्या होता है, ऐसे गेम खेलने से फायदा क्या होता है, ऐसे गेम खेलने से फायदा ये, जिसको पैसे की जरूरत है, मान लो यहाँ 1000 की जगह होते 10 लाख रुपए, भैया मुझे 10 लाख की जरूरत है, मेरी पर्ची निकल गया, मैं 10 लाख रुपए को अपने बिजनेस में लगा दूंगा, इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है ना, बिना इंटरेस्ट के पैसा आ गया इकट्ठा और अपने बिजनेस में अपने कामों में लगा दिया। तुम्हारे घर में भी ऐसे चलता है, टीवी फ्रिज खरीदते हैं तो मम्मी अगर करती है कमेटी डालती है, उसमें पैसा उठा लेती है और टीवी फ्रिज आ जाता है, फिर हर महीने किस्तों के तौर पर भरती है। यानी लोग इस कमेटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह इस्तेमाल करते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह। फिर अगले महीने मैं पैसे डालूंगा लेकिन पर्ची मेरे नाम की डलेगी नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ले चुका हूं। फिर मुन्ना की पर्ची आ गई, तीसरा महीना है, तीसरे महीने फिर से पैसे डाले, फिर से पर्ची डाली, लेकिन तीसरे महीने में मेरे नाम की पर्ची नहीं डलेगी, मुन्ना के नाम की पर्ची नहीं डलेगी, बाकी लोग। ऐसे करते करते हर महीने पर्चियां कम होती जाएंगी और जिसके नाम की पर्ची निकलती जाएंगी वो उस लॉट में से हर महीने बाहर होता जाएगा और जिसकी पर्ची बचेंगी उसको पैसे मिलते चले जाएंगे। अब होता पता क्या है, सुनना ध्यान से, होता क्या है, जो हमारे घर के पास भी हुआ, हमारे घर के कुछ दूरी पर एक भाई साहब रहते थे, वो भी ऐसी पर्ची पर्ची खेलते थे। उन्होंने पर्ची में पता है कितने रुपए इकट्ठे करे, 5 करोड़। कितने करे, 5 करोड़। अब 5 करोड़ रुपए जैसे इकट्ठे हुए उनके नाम की पर्ची निकली। राइट, मान लो जैसे 100 लोग हैं तो उन्होंने कुछ कुछ पैसे डाले, टोटल 5 करोड़ फंड हुआ, उनके नाम की पर्ची निकली, उन्हें 5 करोड़ देख के लालच आ गया, लेके भागे 5 के 5 करोड़। आज तक पता नहीं लगा कि भैया दुनिया के किस कोने में है 5 करोड़ रुपए लेके। बाकी लोगों को तो बहुत नुकसान हुआ जो भरोसे पे कमेटी डाल रहे हैं। ऐसे फ्रॉड होता है कमेटी में। अब क्यों ना गवर्नमेंट ने सोचा भाई जो लोग कमेटी डालते हैं क्यों ना इन कमेटीज को एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक लीगल फॉर्म दे दिया जाए, तो लीगल रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है ना, नाम पता नेम प्लेस एनिमल थिंग सब दिया जाएगा, राइट, डॉक्यूमेंट आधार कार्ड सब दिया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, अगर पकड़े नहीं गए तो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करें, मतलब कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं ताकि इलीगल काम ना हो और फ्रॉड ना हो। ऐसी कंपनी जब बनाई गई जो पैसा इकट्ठा करेंगी चिट फंड की तरह और डब्बे में पर्चा डलेंगी और पैसा डलेगा, तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है, ऐसी कंपनी को बोला जाता है निधि कंपनी। क्या बोला जाता है जी, निधि कंपनी। आप समझ चुके हैं निधि कंपनी कॉन्सेप्ट क्या है। हिंदी बोलते कमेटी डालने को लीगलाइज करना, कमेटी डालने को लीगलाइज करना और कंपनी का फॉर्म देना, बोलते हैं निधि कंपनी। कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड हैबिट ऑफ ट्रस्ट, यानी कॉस्ट कटिंग, पैसे की सेव करना, सेविंग द अमंग्स इट्स मेंबर, रिसीविंग क्या लिखा है, डिपॉजिट फ्रॉम एंड लैंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली। जो कमेटी के मेंबर होंगे ना सिर्फ उन्हीं को पैसा दिया जाएगा फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि अपना अपना बेनिफिट कर सके विद द कंप्लायंस ऑफ सच रूल्स दैट आर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट निधि कंपनी के लिए, ऐसी कमेटी कंपनी के लिए रूल बनाएगी वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। राइट, अब इन कंपनीज का है ना, इन कंपनीज का ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट, वहां की बजाय आप यहां से याद कर सकते हैं। पहली बात, पहला ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कटिंग, पहला ऑब्जेक्टिव है कि नहीं बात, यानी कि पैसा डालो इंटरेस्ट ना देना पड़े और आप पैसा उठा सकते हैं। अमंग्स द मेंबर, फिर लोगों की क्या रहेगी, सेविंग भी रहेगी। ठीक है ना, रिसीविंग डिपॉजिट, राइट, क्या करेंगे आप, पैसा भी ले सकते हैं। लैंडिंग, दूसरे लोगों को अपने मेंबर को क्या देंगे, पैसा क्या कर सकते हैं, एज ए लोन भी देंगे और आपस में सबका ही फायदा होगा, जितने मेंबर इसमें होंगे उन्हीं का ही फायदा है। ठीक है ना, राइट, इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, कमेटी टाइप को एक कंपनी का दर्जा दे सकते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा जो भी हमारी कंपनी में मेंबर बनेंगे उनको आसानी से पैसा दिया जा सके, उनको आसानी से पैसा, उनसे आसानी से पैसा लिया जा सके, सबका म्यूचुअल फायदा होना चाहिए। ठीक है ना, सेविंग की हैबिट होनी चाहिए कि उसमें सेविंग डालेंगे। आई होप बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी।
तो मुद्दे मुद्दे की बात यह है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज है उनको ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो उम्मीद है टाइप्स ऑफ कंपनी का टॉपिक बहुत ही ज्यादा, है ना, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।